जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी CHSL 2021 के पेपर में पूछे गए सवालों के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ मैंने इसमें NTPC में पूछे गए सवालों को भी इंक्लूड किया है, तो आप लोग इसे अंत तक देखें। आई होप कि आपके प्रिपरेशन में ये मददगार साबित होगी। तो चलिए पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, एवरी डे अ मैंगो सेलर sell half of his stock, 10% of the stock gets spoiled overnight. If 1983 mangoes rot in 3 nights, then how many did he start with on the first day? तो इसे सॉल्व करने के लिए अक्सर कैंडिडेट क्या करेंगे कि मैंगो का वैल्यू 100 सपोज करेंगे, बट आप 100 लोगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, डेसिमल में आने लगेगा। तो मैं आपको बताता हूं क्या लेना है। आपको लेना है 8000। ओके, हमने टोटल नंबर ऑफ मैंगोज लिए 8000। सवाल के अनुसार कह रहा है कि आधा भाग बेचता है और आधा भाग अपने घर में रखता है। तो चलिए, आधा भाग कितना हो गया 4000, ठीक, और आधा भाग कितना हो गया इसका भी 4000 डिवाइड हो गया। ये तो बेच दिया, सोल्ड कर दिया और इसे घर में रखा। अब सवाल में कह रहा है कि जो घर में रखा जाता है उसमें से 10% रोटेन हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। तो 400 का 10% कहा जाए तो 400 ले सकते हैं। अब रिमेनिंग मैंगोस कितने बचे, तो 4000 में 400 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 3600 हो जाएगा। फिर वही सेम कहानी रिपीट होता है, आधा बेचता है आधा रखता है। तो आधा कितना 1800 बेचा, 1800 रखा। अब फिर 1800 में 10% खराब हो जाता है, 10% कितना हो गया 180। तो रिमेनिंग कितना होता है 80 और 20 200 और 600 800 या 1620। अब इसमें देखिए, आधा बेचता है कितना हो जाएगा 810 और आधा वो रखता है 810। अब इसमें से भी वही 10% खराब होते हैं, तो 10% कितने हो जाएंगे भाई 81। बचता कितना है 81 9 90 90 और 20 110 और 700, ठीक 729 बचता है। इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है, जो आम खराब होती है। सवाल में दिया गया है कि 1983 मैंगोज आर रोटेन। तो अब आप बताइए कि टोटल दिया गया है वो, तो हम लोग भी इसका टोटल निकाल लेंगे। तो 400 प्लस 180 प्लस 81 करते हैं इधर, 400 प्लस 180 प्लस 81 कितना हो गया 1 8 8 16 5 1 6 या 661। अगर हम लोग 8000 सपोज किए हैं मैंगो है, तो रोटेन कितना हो रहा है 661। यानी कि कह सकते हैं कि 661 यूनिट इक्वल टू कितना, सवाल में कितना दिया गया, रोटेन हुआ है 3 दिन में 1983। कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1983 बाय 661। देखिएगा, इसको 3 बार में कट जाता है, यानी कि कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 3। तो हमने कितना सपोज किया था 8000। बताओ 8000 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, सिंपल 3 इंटू 8000 24,000, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे सब सवाल थोड़े कैलकुलेटिव हैं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा आप मेरे साथ तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जिन्होंने CHSL 2021 के एग्ज़ाम दे चुके हैं वो तो भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस करें अगर अच्छी गई है। साथ में साथ NTPC के भी सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग उसे भी देखें। और ये जो क्वेश्चन था ये SSC का पूछा गया है, मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा SSC में पूछा गया और कौन सा NTPC में पूछा गया है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्या है कंप्यूटर में, A and B can complete a task in 30 days when working together. After A and B have been working together for 11 days, B is called away and A himself completes the task in the next 28 days. Had A been working alone, the number of days taken by him to complete the task would have been
तो सवाल में कह रहा है कि ए और बी दो महापुरुष हैं, ठीक ना, और वो किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है कि ए और बी काम तो शुरू करता है, बट करते कितने हैं, 11 दिन। क्या होता है, 11 दिन के बाद ए को बुला लिया जाता है। बचा कौन, ए ने अगले 28 दिन में वो काम को पूरा कर दिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर वो 30 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30 पार्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो काम कितना किया है, 11 दिन, तो भाई काम 11 दिन किया है तो कितना पार्ट काम करेगा, तो 11/30 पार्ट काम का उन्होंने कर दिया होगा। अब बचा कितना, तो बचा है 11/30 में घटाएंगे तो हो जाएगा 19/30। ये काम बचा है। इसी काम को कौन, तो ए 28 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 90/30 पार्ट्स इक्वल्स टू 28 डेज। अब बताओ कि ये पूरा काम अकेले करे, तो पूरा काम अगर ये करेगा अकेले तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 30/90, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 4 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 840/19। अब इसको डिवाइड कीजिए, 19 चौके 76, बचा कितना, 4 4 8, 80 हुआ, फिर 19 चौके 76 और 4 80। तो इतने दिन में अगर ए पूरा काम करता है तो कंप्लीट कर देगा 44 सही 4/19 दिन में। तो ये भी सवाल दोनों में पूछे जाते हैं। अक्सर टाइम एंड वर्क के सवाल एनटीपीसी और सीएचएसएल दोनों में पूछे जाते हैं। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ दे ना दे टाइम एंड वर्क तो देना ही देना है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे सीएचएसएल में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50 ड्यू टू computational errors. The marks of 100 candidates had changed from 90 to 60 each, and so the average marks came down to 45. The total number of candidates who appeared at the examination was. देखिए कह रहा है कि कुछ लड़के एग्जाम में अपियर हुए, ठीक है, तो उनका एवरेज कितना है भाई, 50 है। फिर क्या होता है कि कुछ एरर आ जाता है मार्क्स काउंट में, तो एरर आ जाता है क्या, तो 90 के जगह पे उन्होंने 60 काउंट कर लेते हैं। तो जो एरर आता है उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज कितना होता है, 45। तो ये भी एवरेज है पहले का और ये बाद का एवरेज है। बाद का एवरेज मतलब कि इसमें एरर आया है, ठीक है। अगर ये तो अभी एवरेज मार्क्स है, अगर हम कहेंगे कि सम ऑफ मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स, क्या करेंगे, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल x है, तो x से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स। इधर भी हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स काउंट करके बनाया गया है, ठीक है। बट इसमें क्या है, कम कर दिया गया था मार्क्स, तो जो कम किया गया है उसे अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कितना कम हुआ है भाई, तो एक स्टूडेंट में कितना कम हो रहा है, 90 से 30 यानी कि 30, और स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या होता है, 50x इक्वल्स टू 45x, ठीक है, और ये प्लस करना है, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करना है, ठीक। तो प्लस कितना होगा, 30 इंटू 100 3000। अब x को एक साइड लाओ, 50 में 45, तो इधर क्या हो जाएगा 5x और इधर हो गया 3000, तो x इक्वल्स टू कितना 3000/5 600। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 600।
ये सवाल आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है। जिन्होंने दे रखा है पेपर उन्हें याद आ गया होगा कि हमने इस तरह का सवाल सॉल्व किया था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए कंप्यूटर श्रीमान अगला सवाल देखते हैं। या अ ट्रेन ओवरटेक टू गर्ल्स हु आर वॉकिंग in the opposite direction in which the train is going at the rate of 3 km per hour and 6 km per hour and 6 km per hour and passes then completely in 36 seconds and 30 seconds respectively the length of the train find in meter। ठीक है, सवाल सही है ना। चलिए अब देखिए ये सब सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से है, तो ये दोनों में पूछे जाते हैं, CHSL में पूछे जाते हैं और NTPC में भी पूछे जाते हैं। अमूमन सारे पेपर्स में पूछे ही जाते होंगे। तो इसे सॉल्व करना कैसे है आइए देखते हैं। एक ट्रेन है, ठीक, इसकी स्पीड नहीं मालूम है, इसका लेंथ नहीं मालूम है, और ये ट्रेन क्या करती है कि दो लड़की को क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है। तो एक ये लड़की है, कितने स्पीड से ये आ रही है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रही है, और दूसरी लड़की कितने 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है। जो पहली लड़की है वो कितने सेकंड में 30 सेकंड में ट्रेन इसको क्रॉस करती है, और दूसरी लड़की को 36 सेकंड में, और ये दूसरी लड़की को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। अब सवाल में कह रहा है कि लेंथ आपको मीटर में निकालना है, तो जो किलोमीटर आवर में है उसे आप मीटर पर सेकंड में कर दें। तो सब कोई को पता होगा क्या करना होता है इसमें, इसको 3 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 18 कितना हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना हो गया 6 गुना 5/18 छोटी 18 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है कि हमें इसका स्पीड भी निकालना है, इसका लेंथ भी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है s है और लेंथ कितना है x है। अब बताओ स्पीड किसके इक्वल होगी। स्पीड अगर निकालना है ट्रेन का तो इसका लेंथ दे रखा है नहीं, इसका लेंथ दे रखा है नहीं। अगर कोई ट्रेन किसी लड़की को या किसी खंबे को क्रॉस करे तो इसका लेंथ नेग्लिजिबल होता है। किसका लेंथ कैलकुलेट होता है, केवल और केवल ट्रेन का। तो हमें ट्रेन का लेंथ माने, हम लोग क्या माने हैं x, और कितने सेकेंड में पास कर रही है लड़की को 36 सेकेंड में। तो ये हो गया पहला स्पीड। ठीक, अब ये किसके इक्वल होगा, तो इसका स्पीड माने हम लोग s और लड़की का स्पीड है 5/6 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कैसे होगा, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप देख लीजिए क्या थ्योरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, s यानी कि ट्रेन की स्पीड और इस लड़की के स्पीड को ऐड कर देते हैं। ठीक, सेम इसके साथ भी करेंगे। ये ट्रेन और ये ट्रेन का लेंथ यहाँ पे, और ये टाइमिंग क्रॉस टाइम, तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, स्पीड निकालना होता है तो x/30 कर देते हैं। दिस इज ए स्पीड फॉर्मूला, लेंथ बाय टाइम। और ये किसके इक्वल होगा, तो जो स्पीड हमने माना है ट्रेन का उसे प्लस किससे, तो जो लड़की का हमने स्पीड निकाल रखा है इनको ऐड कर देना है। अब यहाँ से इससे क्या करेंगे हम लोग, s का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x/36 माइनस 5/6। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी अगर हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे तो x/30 माइनस 5/3। यहाँ भी s का वैल्यू है और ये भी s का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होगा। जब ये s के इक्वल है, ये भी s के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आइए क्या लिखते हैं, पहले x/36 माइनस 5/6 इक्वल्स टू x/30 माइनस 5/3। ठीक,
एलसीएम इसका निकालिए तो 36 होगा x, और यहाँ 6 से 36 छो 6 पंचे 30 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 30, x माइनस 3 से 10 को 50। इनको कटाना है तो कटा दीजिए, 6 से 6 6 36 6 पंचे 30। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इधर मैं मिटा करके लिख रहा हूँ। यहां से क्या निकला, x माइनस 30/6, x माइनस 30/6, और इधर क्या निकला x माइनस 50/5, x माइनस 50/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6x माइनस 6 पंचे 30 300, और ये 5 से होगा तो 5x माइनस 3 पंचे 15 150। ठीक, x को एक साइड लाएंगे तो 6x में 5x जाएगा तो रिमेन x, और ये माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 300 में माइनस 150 होगा तो क्या आएगा 150 मीटर। दिस इज अ आंसर। तो लेंथ कितना होगा ट्रेन का 150 मीटर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी, हाँ, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलन फ्रॉम 2 consecutive kilometers stones along a road are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of the balloon above the ground will be। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो देखिए इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हुआ। ये हमने डायग्राम बनाया, ओके। ये दो स्टोन है इस जगह, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई 1 किलोमीटर है। इधर नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, यहाँ पे बैलून है सपोज, ठीक है। ये क्या है बैलून है। ये डिग्री कितना बना रहा है बैलून से 30 डिग्री, और ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। हमें हाइट नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि हाइट h किलोमीटर, ठीक। और ये बेस नहीं मालूम है तो इसे ले लेते हैं x किलोमीटर। नाम अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए A, B, C और ये D। अब पहला डायग्राम देखते हैं A, B, D में। फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल A, B, D। एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो AB बाय BD। AB कितना वैल्यू हमने माना है H और BD X, ठीक। अब यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 H बाय X लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग X का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा H बाय √3, ये √3 यहाँ जाएगा, ठीक है। X का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब दूसरे सवाल में देखते हैं, सॉरी दूसरे डायग्राम को लेते हैं A, B, C में, ठीक। देखिए फ्रॉम डायग्राम A, B, C कितना एंगल है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AB बाय BC। BC फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, BD और DC। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या BC को BD प्लस DC। तो BD कितना है भाई AB कितना है AB H होगा, BD कितना होगा BD X होगा, और DC कितना है 1 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाय √3, और यहाँ क्या निकाला हमने H बाय X प्लस 1 लिखना था, और यहाँ हमने X का वैल्यू निकाल रखा H बाय √3। तो हम लोग X की जगह क्या पुट करेंगे H बाय √3, H बाय √3 पुट किए प्लस 1, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही h बाय √3 प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा √3h। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3, नीचे √3 फिर √3h, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक। तो देखो √3 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 3h, और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा h प्लस √3, ठीक। h को हम लोग इधर लाएंगे तो h माइनस हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2h, और यहाँ क्या बच गया √3। तो h का वैल्यू बताओ भाई, √3/2, ये आपका आंसर। कितना नंबर, तो देखिए 1 नंबर में दे रखा है। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, CHSL में आएगा ही आएगा। CHSL क्या है, SSC के जितने भी पेपर होते हैं, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाता है, मेंस छोड़ करके CGL का। चलिए अगला सवाल हमने क्या लिया है आपके लिए। अगला सवाल एक डायग्राम है, डायग्राम दिख रहा है आपको, मैं भी जरा बना लूँ डायग्राम, समझाने में आसान होगा, ठीक। चलो नाम क्या है, AYB XZ PQ, ठीक है। जब तक मैं बना रहा हूँ, अगर आप लोग बना ले रहे हैं तो बनाइए। 25 डिग्री ये R का वैल्यू है, और क्या क्या है भाई, ये 120 डिग्री है। इसे मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे थ्योरी हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा और फाइंड करके दिखाऊंगा। अब देखो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये PQY, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। यहाँ आपको एक एंगल का वैल्यू मालूम है 40, ये नहीं है, ये नहीं है। अब मैंने बताया था ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उसका सम 180 होता है। एक एंगल 120 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 में कितना कम है, 60 कम है, तो ये 60 हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 है, ये एंगल 40 है, तो ये एंगल कितना होगा, ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल 180 होता है, तो 60 प्लस 40 100, तो ये 80 हो गया। अब इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, इस पर ये लाइन एंगल बना रही है, एक साइड 80 है तो दूसरे साइड कितना होगा, 180 में कितना कम, 100, ठीक। हमें निकालना क्या है, इस एंगल को निकालना है। अब बताओ कि कोई एंगल है और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक, तो ये क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, इसके अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। तो एक एंगल है 25, दूसरा एंगल है 100, तो कितना होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 125 डिग्री, ठीक है। आंसर कितना है, डी नंबर में आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखिएगा। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो tan का वैल्यू दिया हुआ है कितना, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, और निकालना क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा।
अब देखो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा ये tan का स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर होकर के क्या हो जाएगा 3 तिया 9 4 चरे 16, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 9/16 है। अब यहाँ देखो ये जो हमें फ्रैक्शन दिया है इसे हमने क्या करना है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और नीचे जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है दोनों साइड कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसे भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसे भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। जो कोस कोस है वो तो कट जाएगा, और जो साइन है नीचे कोस है तो वो क्या बन जाएगा जा, सही आप समझ रहे हैं, tan हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब tan स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल रखा है, चलिए पुट करते जाते हैं। 4 इंटू 9/16 माइनस 2 ठीक। फिर क्या है 4 tan स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 9/16 प्लस 3। अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन आसान होगा, 4 चरे 16 ठीक। तो यहाँ क्या हो गया 9/4, यहाँ क्या हो गया 9/4 माइनस 2, और नीचे क्या हो गया 9/4 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 1/4, और नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो होगा 21/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू 4/21, 4 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 1/21 आंसर। ठीक है, कितना नंबर है भाई, ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए, तो ये साइन कोस का वैल्यू हो सके तो याद कर लीजिए। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया, अगर याद किया है तो आप फील करेंगे कि कैलकुलेशन बहुत ही इजी वे में हो जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x वेयर x लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। देखो यहाँ पहले क्या दिया है, सेक थीटा का वैल्यू कितना है भाई, x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x। ठीक, इसे अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x। ठीक, अब सवाल में आपको निकालना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या निकालना है, यहां लिख देता हूं मैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे आप देखिए कि सेक थीटा का वैल्यू ये है, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा नहीं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोगों को याद होगा। अब यहां से हम tan थीटा को रखें और स्क्वायर को अपोजिट साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा रूट, इसके अंदर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तो आपका सेक थीटा का वैल्यू है, बट यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा करना है। सिंपल है, जो सेक थीटा का वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देना है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर माइनस 1, यही तो आपको करना है। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेटली, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय
4x का स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो निकालिए। 4x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16x पे पावर 4 प्लस 2 4x इंटू 1 तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, अब लिख सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए पुट करते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 8 x पे पावर 4 है, 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर होगा, और 16x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमने क्या लिखना है, 16x स्क्वायर। ठीक, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 8x स्क्वायर है और यहाँ 16x स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, क्या बन जाएगा ये माइनस 8x स्क्वायर। और नीचे 16x स्क्वायर। अभी हमने इसको तोड़ करके ये लिखा था। अब यहाँ आपको क्या अंतर दिख रहा है, ये प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, तो इसका अगर फॉर्मूला हम लोग फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम लोग बनाएंगे, बड़ा करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू इधर लिख रहा हूँ मैं, 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 16 स्क्वायर को फिर से आप पुराने फॉर्म में लिख दीजिए 4x स्क्वायर, और इसमें क्या है, रूट है, इसमें क्या है, रूट लगा है, तो रूट जब हटेगा तो क्या निकलेगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या निकलेगा 4x। तो ये वैल्यू निकल गया किसका, 10x का वैल्यू निकल गया। सेक x का वैल्यू दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x, और ये 10x का वैल्यू निकला 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4x। मैं इधर मिटा देता हूं। अब सवाल में क्या कहा गया है कि इन दोनों को ऐड करना है, सेक x और 10x को ऐड करना है। तो सेक x का जो वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x, और जो 10x का वैल्यू यहाँ निकाला है हमने, उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस होगा 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस है, माइनस 1 बाय 4x। एलसीएम निकालेंगे तो 4x ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4x यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 4x स्क्वायर हो गया कितना, 8x स्क्वायर बाय 4x, x कट गया 4 से 2 बाय में, तो ये आंसर निकल गया 2x। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल में। अगर आपको सवाल समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर करें ताकि ये और भी स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर डायग्राम आ गया है। कहता है नीचे दिए गए चित्र में रेखांकित भाग ए ओ बी काटकर निकाल दिया गया है तो शेष भाग का परिमाप होगा। ठीक, एक सर्कल है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सर्कल नहीं बन रहा है भाई, चलो मोटा मोटी बन गया। इसे 4 भाग में डिवाइड कर रखा है और कहा जा रहा है कि एक भाग, ये जो शेडेड है, छायांकित भाग है, इसे काट करके हटा दिया जाता है। जब तक नहीं काटा गया था तो परिमाप हम लोग क्या लेते थे, ये वाला जो पार्ट है ये भी इंक्लूड होता था। अगर कहा जाए कि वृत्त का परिमाप निकालिए तो ये भी पार्ट इंक्लूड होगा।
अब सवाल में कह रहा है कि नहीं इसे काट करके हटा दिया, चलो इसे हटा देते हैं। पहले ये बताओ कि वृत्त के कितने पार्ट, 4 पार्ट। ये कितने का दावेदार, 1/4 का दावेदार। हटाना कितना, 1/4, तो बचना कितना है, 3/4। बचेगा कितना, 3/4। ये वृत्त का 3/4 पार्ट बचेगा। अब हटाइए इसको। चलो जब इसे हम हटा रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, 2 लेंथ ऐड हो रहा है। गौर कीजिए, ये AO और OB। अब जो हम लोग पैरामीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, ये पार्ट को तो नहीं लेंगे लेकिन इस पार्ट को तो लेंगे। तो ये दो पार्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये 2 पार्ट ऐड हो रहा है और ये 2 पार्ट क्या है, R है, यानी कि त्रिज्या है। ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो अब परिमाप निकालने को कह रहा है, तो परिमाप वृत्त कितना पार्ट बचा है, 3/4 पार्ट। तो कहेंगे 3/4 पार्ट ऑफ वृत्त का परिमाप, और इसमें 2 लेंथ ऐड करना होगा, AB और OB, यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2R। चलिए 3/4 वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, 2πr लिख दिए प्लस 2r। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे, 3/4 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7 प्लस 2r है, यानी कि 2 इंटू 7। ठीक, सॉरी 22/7 इंटू r है ना, तो इंटू 7 करेंगे, प्लस 2r यानी कि 2 इंटू 7। ठीक, देखिए कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा यहाँ 11, ये 7 7 कट गया, तो 11 तिया 33 होगी, और यहाँ 7 दूनी 14, 33 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 47। आंसर नंबर बी 47 होगा। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, ये सवाल NTPC का है, ठीक ना। क्या है, 2 vessels contain milk and water in the ratio 9:7 and 5:11. If the both vessels are mixed in ratio of 1:1, find ratio of milk and water in new mixture। देखिए सवाल में 1:1 जो दिया है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक, 2 कंटेनर है, 2 वेसल है, उसमें क्या है, तो मिल्क और वाटर है। क्या है, मिल्क है और वाटर है। एक वेसल नंबर A कितना है भाई, पहले वाले वेसल में 9 7, ठीक, 9 मिल्क 7 वाटर। दूसरे में क्या है, 5 11, 5 11। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 + 5, सॉरी ऐड अभी नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसे अगर हमें 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसके क्वांटिटी को इक्वल करना होगा। मतलब पहले वाले कंटेनर में कितना लिक्विड है, ये 9 लीटर और ये 7 लीटर, कितना हो गया, 16 लीटर। दूसरे वेसल में कितने हैं, 5 और ये 11, 60 लीटर। ये पहले से ही इक्वल में है। ठीक, ये पहले से ही इक्वल में है, तो इसे हमें इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा करेंगे, क्या, मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर देंगे और वाटर को वाटर के साथ ऐड कर देंगे। 9 + 5 हो जाएगा 14 और 7 + 1 हो जाएगा 18। कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 7:9। ये रेशियो में आपका मिक्सचर बनेगा। आंसर नंबर कितना है, 1। देखिए अगला सवाल इसी से मिलता जुलता मैं दे रहा हूं। मिक्सचर एलिगेशन बहुत ही टफ है, अगर नहीं समझे हैं, और अगर समझ लिए हैं तो इससे आसान मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा। तो अगला सवाल है, A and B are 2 alloys of gold, सॉरी alloys of gold and copper। ठीक, A और B में गोल्ड भी है, कॉपर भी है। वो किस रेशियो में है, 7:2,
and 7:11 respectively. If equal quantities of these two alloys are melted to form new alloy C, then the ratio of gold and copper in C. पिछले वाले सवाल में तो इक्वल में था क्वांटिटी दोनों का, इसमें क्या है, अलग अलग है। तो देखिए क्या है, तो गोल्ड है और कॉपर है। पहला कंटेनर ए में कितना है भाई, 7:2 और बी में कितना है 7:11। अब मेरे को क्या करना है, अपने को करना है क्या, इसके क्वांटिटी को इक्वल करना है। ठीक, इक्वल इन द सेंस कि ए में कितना लिक्विड कंटेन है, ये 7 गोल्ड है 7 और ये 2 कितना हो गया भाई, 7 + 2 9 हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 11 18। तो क्या ये सेम में है, दोनों सेम इक्वल सेम क्वांटिटी में है, नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसे सेम क्वांटिटी में करना है। तो जिधर 9 है, ठीक, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 18 होगा। अब जिधर 9 है उसको अगर 18 करना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जिधर 18 है उधर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 वाले पार्ट को देखो ये है, तो इधर हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 7 × 2 14, 2 × 2 4। अब देखो 14 + 4 18 हो गया, 14 + 4 18 हो गया, और 7 + 11 ये भी 18 हो गया। दोनों क्वांटिटी इक्वल है। अब दोनों को मिल्ट कर देना है। 14 + 7 कितना हो जाएगा 21, और 4 + 11 कितना हो जाएगा 15। कैंसिल करना है, कर दीजिए, किससे होगा, 3 से 3 7 21 3 5 15। तो किस रेशियो में मिलाना होगा, बन करके तैयार होगा 7:5 में। कितना नंबर आंसर है, 1 नंबर आंसर है। ठीक, तो ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने डायरेक्ट CHSL में पूछे गए लड़कों से जानकारी हासिल करके डाला है, और NTPC में भी पूछे गए लड़कों से मैंने पूछ करके या जान करके जो भी है मैंने डाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस में लाएं, और प्रैक्टिस वैसे सब पार्ट में करें, वैसे सब पार्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। जो क्वेश्चन आए, फालतू वाले क्वेश्चंस या जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन सब क्वेश्चंस में अपना टाइम इन्वेस्ट करें नहीं, क्योंकि टाइम इज़ अ इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू।